एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो है कल की वीडियो जो हुई थी उसको पूरा करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भारत में आई थी, किन किन देशों ने भारत को जो है गुलाम बनाया और किस तरीके से, किस बहाने से ये लोग भारत में आए थे, ठीक है। तो आज डच और ब्रिटिश के बारे में चर्चा करने वाले हैं, डच और ब्रिटिश के बारे में, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके आप पहले की हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और ये वीडियो हमारी जो है सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 या फिर EMRS की जो वैकेंसी आई है उसके लिए, या फिर TGT SST वगैरह के लिए, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं डच के बारे में, ठीक है ना। देखिए डच की अगर हम बात करें तो 1602 में जो है डच संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत जो है संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और ये भारत में इसको जो है व्यापार करने का अधिकार मिला था 21 वर्ष के लिए, ठीक है, 21 वर्ष के लिए। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये भारत से ज़्यादा जो है वो इंडोनेशिया में रुचि रखती थी, ठीक है, क्योंकि डच व्यापारियों को ज़्यादा लाभ जो हो रहा था वो इंडोनेशिया से हो रहा था। हालांकि इन्होंने भारत में अच्छा खासा व्यापार अपना फैला रखा था, लेकिन फिर भी इनकी रुचि ज़्यादा इंडोनेशिया की तरफ थी। डचों ने ही 1613 में जकार्ता को जीतकर जो है बैटविया नामक एक नगर वहाँ पे स्थापित किया था। याद रखना है कौन सा नगर है, बैटविया। कब जीता था तो 1603 में, ठीक है। और नए नगर की स्थापना उन्होंने वहाँ पे की थी, ठीक है ना। और 1641 में डचों ने मलक्का और 1658 में सीलोन पर जो है कब्जा किया था। तो ये जो थे ये अपना साम्राज्य जो है दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही जा रहे थे, ठीक है। और भारत से भी ये जो है व्यापार करते थे। 3 मुख्य वस्तुएं थी जिनका निर्यात ये लोग भारत से करते थे। पहला था सूती वस्त्र, दूसरा था सोरा और तीसरा था नील, ठीक है। इन 3 वस्तुओं का निर्यात अधिक मात्रा में किया करते थे डच के लोग। और सूरत स्थित डच व्यापार निर्देशालय ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने का प्रतिष्ठान माना जाता था। कहाँ पर, सूरत। याद रखना, सूरत में जो स्थित था डच व्यापार निर्देशालय, वो जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ कमाने वाला प्रतिष्ठान था। 1653 में होता यह है कि चिंसुरा अधिक शक्तिशाली तथा डच व्यापार केंद्र बन गया, और यहीं पर जो है डचों ने अपना एक किला बनवाया था जिसका नाम था गुस्तावुल, ठीक है ना। गुस्तावुल नामक जो किला है ये अंग्रेज कह रहा हूँ मैं, डचों ने भारत में बनवाया था, ठीक है ना। कब तो 1653 में। कहाँ तो चिंसुरा में। और डचों द्वारा जो है कोरोमंडल तट पर जो है पूरी तरह से नियंत्रण रखा गया था, क्योंकि यहीं से जो है डचों का सबसे अधिक व्यापार मसालों का होता था। यहीं से जो है मसाले वगैरह जो है ये आयात निर्यात करते थे। डचों ने जो है पुलिकट में सर्वाधिक स्वर्ण निर्मित जो है पैगोड़ा सिक्के का प्रचलन करवाया था। याद रखना, पैगोड़ा, ये एग्जाम में पूछा जाता है, पैगोड़े सिक्के का प्रचलन किसने करवाया था, तो डचों ने जो है भारत में करवाया था। और उसके बाद डच और अंग्रेजों के बीच 1759 में एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं बेदरा का युद्ध, ठीक है ना, बेदरा का युद्ध। इस युद्ध में होता यह है कि अंग्रेजों द्वारा जो है डचों को व्यापार से अलग कर दिया गया था, ठीक है, डचों को जो है व्यापार से अलग कर दिया गया था। तो इतने फैक्ट्स जो है आपको जो है याद रखने हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ से ज़्यादा सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इस कंपनी का आगमन कैसे हुआ भारत में, तो मैं बता दूं, जो पुर्तगाली थे, जब यूरोप के बाज़ारों में भारतीय वस्तुओं की मांग जब ज़्यादा बढ़ने लगी थी तो पुर्तगाली लोग तो अपना व्यापार कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश का जो व्यापार था वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा था। तब ब्रिटिश की जो दृष्टि है वो भारत पे पड़ती है कि भाई भारत का जो माल है वो यूरोप के बाज़ारों में जो है काफ़ी डिमांड में है। तो इसी कारण जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण वहाँ पे किया जाता है भारत में लाने के लिए, ठीक है। कौन करता है ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण, तो याद रखना है आपको, मर्चेंट एडवेंचर्स नामक अधिकारियों का जो है ये दल था जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था, और ये भारत में लाने के लिए, ठीक है ना। तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ ने जो है, एलिजाबेथ प्रथम जो थी, उन्होंने व्यापार हेतु 15 वर्षों का अधिकार पत्र जो है प्राप्त किया था, ठीक है ना, 15 वर्षों का।
और जब ये भारत में आते हैं तो एक समस्या ये होती है कि उस समय भारत में शासन होता है मुग़लों का और राजा होते हैं जहांगीर। तो उस दौरान जो है इनकी इजाज़त के लिए भी जो है दूत भेजे जाते हैं, ठीक है, 1608 में जेम्स प्रथम के द्वारा, ठीक है, जेम्स प्रथम जो है दूत भेजते हैं। तो दो प्रमुख हैं इसमें, पहले जो थे वो थे कैप्टन हॉकिंस, ठीक है ना। कैप्टन हॉकिंस जो हैं ये भारत में आते हैं, जहांगीर से मिलते हैं। तो जहांगीर इनसे काफ़ी खुश होते हैं कैप्टन हॉकिंस से, क्योंकि ये फ़ारसी के ज्ञाता थे, ठीक है, अच्छी खासी नॉलेज थी इनकी। तो इससे खुश होकर के इन्हें कुछ हिस्सों पर जो है व्यापार की इजाज़त दे देते हैं, ठीक है ना। कुछ पैसों का लेन देन भी इसमें किया गया था, ठीक है। लेकिन होता यह है कि पुर्तगाली जो लोग थे, पुर्तगाली जो गवर्नर थे, वो जहांगीर के कान भर देते हैं, जिससे होता यह है कि इनको जो है इनके व्यापार पर रोक लगा दी जाती है जहांगीर के द्वारा। फिर उसके बाद सर टॉमस रो को वहाँ भेजा जाता है दूत के रूप में। फिर सर टॉमस रो वहाँ पे जाते हैं, ये कुछ जो है फिर लालच देते हैं मुग़ल शासकों को, और फिर उसके बाद इनको इजाज़त मिलती है व्यापार करने के लिए। तो आपको याद रखना है इसमें क्या क्या, कि आपको याद रखना है कि इन्होंने उत्तर में यानी उत्तर भारत में जो अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी वो की थी सूरत में, ठीक है। सूरत में पहला अपना कारखाना इन्होंने स्थापित किया था। और दक्षिण में अगर आपसे पूछे तो दक्षिण में जो है 1611 में मछलीपट्टनम में इन्होंने अपना जो है पहली कंपनी स्थापित की थी या पहला कारखाना स्थापित किया था, ठीक है। और उस समय जो है जहांगीर का शासन था जब ये कंपनी भारत में आ रही थी। अब होता यह है कि 1632 में, अब क्योंकि ब्रिटिश जो है व्यापार धीरे धीरे अपना जमाना शुरू कर देते हैं, तो 1632 में अंग्रेज़ों ने जो है गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर लिया और 500 पैगोड़ा वार्षिक कर अदा करने की बात की गई। बदले में जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज़ थे, वो बंदरगाहों का इस्तेमाल करने की मांग कर रहे थे कि व्यापार में जो है यहाँ के बंदरगाहों का इस्तेमाल वो करेंगे, ठीक है। तो सुनहरा फरमान आपको याद रखना है, 1632 में ये हुआ था। 1633 में जो है पूर्वी तट पर अंग्रेज़ों ने अपना पहला कारखाना जो है बालासोर और हरिहरपुर में स्थापित किया था, ठीक है ना, बालासोर हरिहरपुर में स्थापित किया था। और 1639 में जो है फ्रांसीसी डे नामक अंग्रेज को जो है चंदगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया, और यहीं पर जो है अंग्रेज़ों ने अपना एक किला बनाया था जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज किला, ठीक है ना, फोर्ट सेंट जॉर्ज किला याद रखना है आपको। अभी मैंने आपको बताया डंच का किला, और ये किला जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था, इसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा है? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। कब बनाया गया था? तो 1639 में, ठीक है। अब होता यह है कि अब धीरे धीरे जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पैर जो है फैलाते जाती है। अब बम्बई जो था उस समय पुर्तगालियों के नियंत्रण में होता है, ठीक है ना। और बम्बई का जो बंदरगाह था, जो तटवर्ती इलाके, क्योंकि बम्बई जो है एक तटवर्ती इलाका है, तो इस पे जो है ये व्यापार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो अब ब्रिटिश जो चाहते थे वो चाहते थे बम्बई भी उनके हाथ में किसी तरीके से आए। तो होता ये है कि पुर्तगाली राजकुमारी जो थी उनका विवाह जो है ब्रिटिश शासक से कर दिया जाता है, ठीक है। राजा जो रहते हैं, शासक जो थे वो ब्रिटिश शासक, उनका नाम था चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगाली जो राजकुमारी थी इनका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा। मैंने लिखा नहीं है, आप इसको जो है नोट डाउन जरूर कर लें, कैथरीन ब्रिगेंजा और जो है चार्ल्स द्वितीय। तो इनका विवाह 1661 में हो जाता है, और 1661 में जो है दहेज के रूप में बम्बई इन्हें प्राप्त होता है ब्रिटिश को। अब ब्रिटिश क्या करती है, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देती है, जिससे कि इनडायरेक्टली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने बम्बई पे अपना कब्जा जमाया था। अब होता ये है कि ये व्यापार वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ये क्या करते हैं कि मुग़लों से इन्होंने थोड़ी दुश्मनी ले ली। हुगली नदी को जो है इन्होंने दूषित कर दिया, और भी कई प्रकार के जो है नियमों की अवहेलना की। मुग़लों ने इन्हें व्यापार करने की इजाज़त इसीलिए दी थी कि भाई ये जो है यहाँ पर अनुशासन में रहेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे, ठीक है ना, सब कुछ जैसी व्यवस्था है वैसी बनी रहने देंगे। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने नियमों को तोड़ना शुरू कर दिया। इसीलिए 1686 में औरंगजेब और अंग्रेज़ों के बीच हो जाता है विवाद, ठीक है ना, हुगली नदी को लेकर के, ठीक है। तो अब होता यह है कि जब औरंगजेब नाराज़ हो जाते हैं तो अंग्रेज़ जो है फिर उन्हें जो है कुछ धन दे करके, कुछ लालच दे करके जो है फिर से मना लेते हैं, और धीरे धीरे यही लालच जो है वो मुग़लों के लिए भारी पड़ता है, और धीरे धीरे ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो भारत पर अपना प्रसार
करने लगती है और धीरे धीरे राजा महाराजाओं के कामों पर भी अपना जो है अधिकार जताने लगती है, जैसे कि कर इकट्ठा करना, ये सब काम जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी करने लगते हैं और धीरे धीरे राजाओं को फिर ये हटा देते हैं। आगे चलकर और भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर 1857 की क्रांति वगैरह इसी सब का परिणाम थी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करते रहें। जितने भी फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं मैं ज़रूर इसमें डाल देता हूँ और जो है एक तरीके से ये शॉर्ट वीडियोस होती हैं रिवीजन के थ्रू, जिसमें जो है टू द पॉइंट मैं आपको कवर करवाता हूँ। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मिलेंगे अब अगली वीडियो में।